चलिए सीधे इस दिलचस्प मौजू की गहराई में चलते हैं। तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक ही जाविये से पहचानते हैं, और सच पूछें तो ये पहचान अक्सर बहुत अधूरी होती है। लियोनार्डो ऑफ पेसा, जिन्हें हम और आप फिबोनाची के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ऐसी ही एक शख्सियत हैं। रियाजी की दुनिया में इनका नाम तो किसी लेजेंड से कम नहीं, लेकिन आज के इस नैरेटिव में हम उनकी जिंदगी के एक ऐसे पोशीदा पहलू से पर्दा उठाने वाले हैं जो बाज़ाहिर तो रियाजी लगता है, लेकिन दर हकीकत ये सीधा आज की जदीद मालियाती दुनिया यानी फिनटेक की बुनियादों से जुड़ा हुआ है। यकीन मानिए ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके बगैर शायद आज का आलमी माशी निज़ाम इस तरह खड़ा ही ना होता जैसा हम उसे आज देखते हैं। अब जरा इस तरतीब को देखिए। ये हिंदुस्तान की वो मशहूर तरतीब है जिसे फिबोनाची तरतीब कहा जाता है। हम में से जिसने भी कभी थोड़ी बहुत रियाजी पढ़ी है उसने ये तरतीब जरूर देखी होगी। ये कुदरती दुनिया के नमूनों, फूलों की पत्तियों और यहाँ तक के कहकशाओं की साख्त में भी पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, लोग समझते हैं कि ये तरतीब इनका सबसे बड़ा कारनामा था। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये तो इनकी एक किताब के एक छोटे से कोने में छिपा हुआ एक सवाल था। उनका असल दुनिया बदल देने वाला इनकलाब तो कुछ और ही था। जरा तसव्वुर करें, कुरूने वस्ता के यूरोप में तिजारत करना कैसा होता होगा। एक तरफ ये रोमन हिंदसे हैं, जरा CXLIV को LXXV से ज़रब देकर तो देखें। ये किसी भी ताजिर के लिए लफ्जी तौर पर एक खौफनाक खौफ था। कर्जों का हिसाब लगाना या मुनाफा तकसीम करना, ये सब रोमन हिंदसों के साथ तकरीबन नामुमकिन था। और फिर दूसरी तरफ देखिए, 144 को 89 से ज़रब देना, कितना तेज, कितना साफ और मौसर तरीका है ना? बस इसी एक छोटी सी तब्दीली ने तारीख का धारा बदल दिया, और यही हमारे आज के इस जायजे का असल मरकज है। पहला हिस्सा, भुजिया का लड़का, बहेरे रूम का एक सफ़र। तो कहानी शुरू होती है लियोनार्डो की जवानी से, जब उन्हें बिगोलो कहा जाता था, जिसका मतलब है सफ़र करने वाला। 1170 में इटली के शहर पीसा में पैदाइश के बाद उनके ताजिर वालिद ने उन्हें बुजिया भेज दिया, जो आज के अल्जीरिया में है। अब ये कोई आम सफ़र नहीं था। बुजिया उस वक्त बैनुल-अक़वामी तिजारत का एक ज़बरदस्त मरकज़ था। वहाँ जाना दरअसल करेंसियों के तबादले और अकाउंटिंग के जदीद तरीकों की एक अमली ट्रेनिंग थी। और फिर 1200 ईस्वी के करीब जब लियोनार्डो पीसा वापस आए तो वो अपने साथ एक ऐसा इल्म लेकर आए जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। अपने सफ़र के दौरान लियोनार्डो ने इस्लामी असातिज़ा से जो सबसे कीमती चीज़ सीखी वो थी मोडस इंडूरम या हिंदुस्तानी तरीका। ये 10 की बुनियाद पर चलने वाला मकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू का निज़ाम था, जिसमें 0 से 9 तक के 10 हिस्से इस्तेमाल होते थे। ये निज़ाम अरब ताजरों में तो बहुत आम था, लेकिन यूरोप को इसकी हवा तक नहीं लगी थी। लियोनार्डो ने फौरन भांप लिया कि ये रियाजियाती निज़ाम तिजारत की दुनिया में कैसा तहलका मचा सकता है। ये वाकई एक गेम चेंजर था। दूसरा हिस्सा, लेबर अबारी, हिसाब की किताब। 1202 में लिखी गई इनकी ये किताब लिबर अबा की कोई बोरिंग सा एकेडमिक मकाला नहीं थी, बल्कि ये तो ताजरों, बैंकरों और कारीगरों के लिए एक मुकम्मल और अमली गाइड बुक थी। इसमें लियोनार्डो ने ना सिर्फ वो 9 हिंद से मुतारिफ कराए, बल्कि सबसे बड़ा धमाका किया सिफर मुतारिफ करा के, जिसे उन्होंने अरबी जुबान से अखज़ करके ज़िफर कहा, यानी खाली। मगरबी रियाजी और तिजारती दुनिया के लिए ये बिल्कुल फैसलाकुन लम्हा था। जरा सोचिए, सिफर के बगैर प्लेस वैल्यू का तो तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। इस एक छोटी सी अलामत ने मुश्किल तरीन हिसाब किताब को आम इंसान की मुट्ठी में ला दिया। और हाँ, लेबर अबाकी सिर्फ खुश्क आदाद शुमार का नाम नहीं था। लियोनार्डो को मालूम था कि लोगों को कैसे एंगेज रखना है। अब इस परिंदों के मसले को ही ले लीजिए। 30 दिनारी में 30 परिंदे खरीदने हैं। देखने में तो ये एक तफरी खेल या पहेली लगती है, लेकिन असल में वो क्या कर रहे थे? वो बड़ी खामोशी से ताजरों को मुख्तलिफ कीमतों और मिक़दारों को बैलेंस करना और तिजारती लेन देन का अमली हिसाब किताब सिखा रहे थे। कमाल का तरीका है ना? और यहाँ आते हैं हमारे मशहूर ज़माना खरगोश। आबादी में इजाफे का ये सवाल, जिसने लियोनार्डो को पूरी दुनिया में अमर कर दिया, दरअसल किताब के तीसरे हिस्से में महज एक होमवर्क जैसा मसला था। और एक और हैरानकुन बात बताऊं, ये तरतीब 6ठी सदी में ही हिंदुस्तानी रियाजीदानों को मालूम थी। लियोनार्डो के लिए तो ये महज आबादी का एक फर्जी हिसाब था, ताकि वो साबित कर सकें कि ये नया नंबर सिस्टम कितना ताकतवर है। वो बस लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे थे। तीसरा हिस्सा, शाही चैलेंजेस, दरबार के रियाजियाती मुकाबले। अब जब इतनी शोहरत मिली तो लियोनार्डो के दिमाग का चर्चा होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक दोम के दरबार तक जा पहुंचा। इस दरबार में उस वक्त के ज़हीन तरीन लोग बैठा करते थे। वहीं जोआनेस ऑफ पलार्मो नामी एक साहब ने लियोनार्डो को ये खतरनाक क्यूबिक मसावात हल करने का चैलेंज दे दिया। इस जमाने के इल्म और टूल्स को देखते हुए ये तकरीबन नामुमकिन था। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो साबित करने वाला था कि लियोनार्डो वाकई एक जीनियस हैं या महज एक आम से हिसाबदान। और क्या लियोनार्डो ये कर दिखाया? बिल्कुल।
انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا حل کوئی سادہ عدد ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے 60 کی بنیاد والی اکائیوں یعنی سیکسیسیمل سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا جواب نکالا جو اشاریہ کے بعد 9 ہندسوں تک بالکل درست تھا، 9 ہندسوں تک۔ اس دور کے حساب سے یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ آج کے ریاضی دان بھی سر پکڑ لیتے ہیں کہ آخر انہوں نے یہ کیسے کیا۔ ویسے لیبر اباقی کے علاوہ بھی انہوں نے زبردست کام کیا۔ پریکٹیکا جیومیٹریا میں انہوں نے زمین ناپنے کے عملی طریقے بتائے، فلوس میں مشکل ترین مساواتیں حل کیں، اور لیبر کوارڈیٹورم نے تو انہیں قدیم اور جدید دور کے سب سے بڑے ریاضی دانوں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے صرف گنتی نہیں سکھائی بلکہ نمبر تھیوری اور الجبرا کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دیں۔ چوتھا حصہ، مالیاتی انقلاب، ریاضی سے سرمایہ داری تک۔ اب آتے ہیں اس پورے ایکسپلینر کی سب سے اہم بات کی طرف۔ فیبوناچی کی ریاضی نے یورپ کی معیشت کو عملی طور پر کیسے بدلا؟ یہ 4 قدم دیکھیے۔ سب سے پہلے رومن ہندسوں کی چھٹی کروائی، پھر اس کی بدولت پیچیدہ شرح سود کا حساب ممکن ہوا، الگ الگ ملکوں کی کرنسیوں کا بالکل درست ایکسچینج ریٹ نکلنے لگا، اور سب سے بڑھ کر ڈبل انٹری بک کیپنگ شروع ہوئی، اور اسی کی بدولت یورپ میں جدید بینکنگ کے نظام نے وہ اڑان بھری کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ہم اسے آج کی معاشیات کی زبان میں کہیں تو لیونارڈو نے انجانے میں ہی فنانس کا وہ کمال کا اصول وضع کر دیا جسے آج ہم پریزنٹ ویلیو انالیسس کہتے ہیں، یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ پیسے کی قدر میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کا حساب لگانا۔ وال سٹریٹ ہو، کارپوریٹ معاہدے ہوں یا پبلک فنانس، یہ سب اسی ایک بنیادی اصول پر کھڑے ہیں۔ صاف الفاظ میں کہیں تو لیونارڈو کی ریاضی کے بغیر آج کے اس سرمایہ دارانہ معاشی نظام کا وجود ہی ممکن نہیں تھا۔ تو اس تمام گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ جس طرح قرون وسطیٰ میں ایک صفر اور چند نئے ہندسوں کی بظاہر ایک سادہ سی تبدیلی نے دنیا بھر کے تجارتی اور معاشی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا، آج کی دنیا کی وہ کون سی ایسی عام سی ایجاد ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے لیکن مستقبل کے معاشی نظام کے لیے وہ اگلا صفر ثابت ہوگی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔